गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ एक ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कोई भी स्टेट पीसीएस हो, खासकर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे उसका मेन हो या पीटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर राज्य से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। उसी पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राज्य व्यवस्था में आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था, उसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य मुख्यमंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, प्रमुख आयोग, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं, बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का उदय कब हुआ? अभ्युदय 22 मार्च 1912 की उद्घोषणा के साथ हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को कहाँ? दिल्ली दरबार में उद्घोषणा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में 29 अक्टूबर 1920 से हुई थी। यानी बिहार कब अस्तित्व में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार आया था। बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया था। तो बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में डायरकी यानी द्वंद्व शासन एवं प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए थे। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा की सीटों में 152 सीट थे, जिसमें 70 क्या था? जनरल यानी सामान्य नागरिकों के लिए, 18 अनुसूचित जातियों और 7 एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए, वहीं 39 इस्लाम यानी मुस्लिमों, भूस्वामियों, विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए सुरक्षित थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीटें एवं मुस्लिम लीग ने 20 सीटें प्राप्त की थी। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए थे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर सरकार की राजनीतिक स्वायत्तता की मांग पर कौन? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इन्होंने तत्कालीन गवर्नर से कहा कि जब हम कोई काम करेंगे तो उसमें आप अपना हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, जिस पर जो उस समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर साहब, वो कुछ बोल ना पाए, जिससे क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। गवर्नर नकारात्मक रवैये से क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से मना कर दिया। इस बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार, जब गवर्नर देखते हैं आज सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी से पूछती है। अगर कोई बड़ी पार्टी इनकार जाती है तब उसके बाद में उससे छोटे पार्टी से पूछती है। तो हुआ यही, जिसके पास बहुमत था श्री कृष्ण सिंह के पास, इन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अब वो तो अपना काम करेंगे, उनको मन था ही वो किसी को बना देंगे। तो हुआ यही। इस बीच बिहार के एक कार्यकारी सरकार बिहार में बना, नाम था उसका पार्टी का क्या? इंडिपेंडेंट पार्टी के, और उसके नेता थे मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिना बहुमत वाली सरकार 1937 में बनाई गई। लेकिन मोहम्मद यूनिस का मंत्रिमंडल न ही विधानसभा की कोई बैठक बुला सका, न ही सदस्यों के शपथ की तिथि भी कर सका, क्योंकि उनको मालूम था कि बहुमत नहीं था उनके पास। इसी दौरान कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच सहमति बन गई और 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और यही सच्चिदानंद सिन्हा भारत में जब केंद्र में संविधान सभा बनेगी तो उसके भी प्रोटेम स्पीकर कहिए या अस्थायी अध्यक्ष कहिए या पहले अध्यक्ष कहिए, सब कुछ यही बनेंगे। 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह को अध्यक्ष एवं प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। किसका? तो विधानसभा का। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति के भारत को शामिल करने के फैसले के विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया एवं राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने पूरे देश में उस दिन क्या मनाया था? तो मुक्ति दिवस बनाया था। 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ एवं अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किया। इस विधानसभा से भारत के संविधान सभा के लिए कुल 39 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो जो
संविधान सभा के लिए जो सदस्य बनते थे वह 10 लाख की आबादी पर हम लोग जान चुके हैं कि 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया? क्योंकि इन लोगों से बिना पूछे ही अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ है अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। अब उसका अर्थ क्या होगा? 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ एवं अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। इस विधानसभा से भारत के संविधान सभा के लिए कुल 39 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें डॉक्टर सरोजिनी नायडू, बिहार से क्वेश्चन आता है याद कीजिए, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम, श्री तजजुल हुसैन प्रमुख थे। यानी सरोजिनी नायडू भी बिहार से ही गई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ। इस समय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 331 थी, जिसमें 330 निर्वाचित एवं 1 मनोनीत होता था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। उसके बाद फिर बिहार का बंटवारा होगा अंतिम बार, कौन? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हो गया। बिहार के कुल 56 जिलों में से 18 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य झारखंड का गठन किया गया। विभाजन के बाद राज्य में कुल 38 जिले रह गए थे। अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 54 थी जो अब, और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 22 थी। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 324 एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 थी। लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ? बिहार में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अब 40 हो गई, राज्यसभा के लिए 16, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 रह गई। यानी बिहार का राजनीतिक, भौगोलिक सब कुछ से बिहार का आकार छोटा होता चला गया। अब हम लोग राज्यपाल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार की राज्य सरकार 3 इकाइयों में बटी है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कौन कौन? 3, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब कोर्ट, विधायिका यानी लेजिस्लेटर, जहाँ पर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है बिहार में, और कार्यपालिका यानी कार्यपालिका किससे बनती है? तो विधायिका से ही बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे और उनके मंत्रिमंडल आएंगे, यानी कि कार्यकारी सदस्य आते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है तथा कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी सब कुछ राज्यपाल के ही नाम से होगा। राज्यपाल के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक किया गया है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलता है। उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, फिर भी वह मंत्रिपरिषद की राय से कार्य करता है। भारत में सामान्यतः एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 153 जो 1956 में संशोधित किया गया, उसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया है, और उनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति क्या फरियोता करेंगे, जो दोनों राज्य हैं उनमें आपसी संबंध के आधार पर बंटवारा कर दिया जाएगा। देखिए कुछ ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। कौन? तो पहला 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने। प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने थे, किसके? तो विधानसभा के। और मुख्यमंत्री कौन बने थे पहली बार? तो गफूर। लेकिन अस्थायी रूप से कौन बना? तो उनका नाम गफूर ही ना था। 1 मिनट, सॉरी, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। लेकिन उस समय मोहम्मद यूनुस जब बने थे, या पहली बार जब श्री कृष्ण सिंह बने थे, तो मुख्यमंत्री 1946 के बाद कॉन्सेप्ट आया, पहले प्रधानमंत्री होता था। योग्यताएं, किसकी योग्यताएं? तो राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होती है वह थोड़ा देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं। जैसे पहला हुआ कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो,
वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर न हो। अगर होगा, अगर वो राज्यपाल बन जाएंगे तो जो पद होगा उसी समय से रिक्त माना जाएगा। वह भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो को राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त करते हैं तो उन्हें अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना जरूरी है, और नहीं भी देंगे तो भी क्या होगा, वह रिक्त माना जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। अब देख लीजिए आ गया क्या, प्रधानमंत्री की सिफारिश। तभी तो जब केंद्र में सरकार बदलती है तो एक अवैध देखते हुए पूरे देश के जो राज्य हैं वहाँ पर राज्यपाल भी इस्तीफा देने लगते हैं, वे भी बदलने लगते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः प्रधानमंत्री पर ही आश्रित है। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उसे निःशुल्क आवास, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के वेतन, अधिकारों एवं सुविधाओं को उसकी पदावधि तक कम नहीं करने का प्रावधान है। लेकिन इस बार कोई कर नहीं सकता है, वो अपने से स्वेच्छा से तो कम कर सकते हैं। जैसे कोरोना में देख सुने नहीं हम लोग कि 33%, 30%, 10% लोगों ने अपना अपना वेतन स्वेच्छा से ही कम कर लिया है। तो यहाँ देख लीजिए आर्टिकल 156 महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी के अनुसार किसी भी एक राज्य या 2 राज्य या उससे भी अधिक राज्यों का राज्यपाल कोई एक व्यक्ति हो सकता है। राज्यपाल के अधिकार क्या क्या हैं? तो भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्यपाल को कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार क्या है इनके पास? तो राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट, विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन कौन करेगा? तो राज्यपाल। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, यानी एमएलसी, विधान एमएलए नहीं, एमएलसी विधान परिषद, यानी जो केंद्र में राज्यसभा होता है इसी तरह राज्य में एमएलसी यानी बिहार में है। उनकी नियुक्ति उनकी नियुक्ति कहाँ से होती है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों में से की जाती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब हम लोग क्या देखे थे इससे पहले? तो राज्यपाल के बहुत सारे अधिकार, जैसे पहला तो कार्यपालिका अधिकार। अब देखेंगे हम लोग वैधानिक अधिकार। तो कार्यपालिका अधिकार में देख लिए या क्या करेंगे, मुख्य रूप से कार्यपालिका अधिकार में नियुक्ति संबंधित ही कार्य आते हैं। दूसरा है वैधानिक अधिकार, मतलब राज्य विधानमंडल का सत्र, यानी वैधानिक मतलब लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल कैसे कार्य करेगा। तो राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है। लेकिन विधानमंडल के 2 लगातार अधिवेशन में पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि एवं दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन, देख लीजिए वहाँ पर बजट नहीं आएगा, वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। कौन? तो राज्यपाल। ये ना कह दीजिएगा कि वित्त मंत्री, राज्यपाल। विधानमंडल में संदेश भेजने एवं राज्यपाल विधानमंडल में जाकर अपना भाषण भी देते हैं। करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को। कब जाएंगे? जब कोई नई नवेली मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि जब चुनाव होगा और जो पहला मुख्यमंत्री होगा उस समय जाएंगे, या वर्ष के जो पहला अधिवेशन होता है उसमें राज्यपाल जाकर अभिभाषण देंगे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, अधिनियमों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल को अध्यादेश, याद कीजिए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी का अधिकार कब है? तो आर्टिकल 213। वही राष्ट्रपति को इसका उल्टा 123, 1, 2, 3 आर्टिकल में क्या है इन लोगों को? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और उसके इस अधिकार के प्रयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार जारी किया गया अध्यादेश कितने दिन प्रभावी रहेगा? केवल 6 माह। लेकिन 6 माह के साथ भी 6 हफ्ता लग जाता है, क्योंकि अगर जब
संसद या राज्य विधानमंडल चल रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि जब चलेगा तो पहले ही दिन जो अध्यादेश था उसको सामने लाया जाएगा या उसको प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं हो सकता है कौन 3 दिन में ही राज्य सरकारें प्रस्तुत करें। 6 माह की अगर अवधि समाप्त हो गई और विधानसभा ने उसको अनुमोदित नहीं किया तो वो स्वयं ही खत्म लैप्स हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानमंडल के सामने रखते हैं। विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी किसी विवाद में अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्यपाल का होगा। परंतु निर्णय लेने में राज्यपाल को चुनाव आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। विधान परिषद के सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर विधान परिषद के किसी भी सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने का राज्यपाल के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352(1) से राज्यपाल को देश में बाहरी आक्रमण या सैनिक विद्रोह की स्थिति में राज्यपाल में आपातकाल लागू करने के लिए भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य में अगर आपातकाल लागू होगा तो कौन? तो राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। केवल राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 356 जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कैसे? अगर मुख्यमंत्री अपने कार्य में असफल हो जाए, सरकार कार्य करने में अक्षम हो जाए, या जो राज्य की मशीनरी है वो फेल हो जाए, या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए, बहुत तरह के कारण तो राज्यपाल केंद्र को अनुशंसा देंगे कि अब इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तीसरा होता है राज्यपाल का अधिकार वित्तीय अधिकार। जैसे राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है, यानी बजट या जो कर संबंधी या कोई भी ऐसे विधेयक जिसमें कर, रुपया पैसा के आदान प्रदान या जो प्रभाव पड़ने वाले होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? तो वो सब धन विधेयक कहलाते हैं। तो धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में या विधानमंडल में पेश होगा। राज्य की आकस्मिक निधि, एक होता है आकस्मिक निधि नहीं कंसोलिडेटेड फंड, और एक होता है इंटेंजेंसी फंड मतलब संचित निधि, तो वह 266 है, और आकस्मिक निधि 267 केंद्र का है, उसी में ABC लेकर राज्य का भी आता है। तो आकस्मिक निधि से वह राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट भी पेश करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल को अनुदान मांगों की सिफारिश करने का भी अधिकार है। किसको? तो राज्यपाल को। अब हम लोग देखेंगे न्यायिक अधिकार, यानी इनका न्यायिक में क्या अधिकार है। जैसे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम या माफ कर सकते हैं, लेकिन वो सैनिक से संबंधित मार्शल लॉ या जो कोई मृत्यु दंड है उसको पूर्णतः वो माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी कोई अधिकार नहीं है, यानी हाई कोर्ट का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को उनकी नियुक्ति में राज्यपाल से सलाह लेने का भारतीय संविधान के आर्टिकल 217(1) में प्रावधान है। और कुछ विवेकाधिकार शक्तियाँ भी हैं। जैसे राज्य विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश में स्वविवेक का भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? आज हम लोग राज्यपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगली बार हम लोग मिलेंगे तो अगली बार हम लोग क्या देखेंगे? अगली बार देखेंगे हम लोग राज्य विधान मंडल से शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।